So, Miss Priya, first of all, congratulations for your sixth rank in the Haryana Public Service Commission Zoology Assistant Professor. और फाइनली अब पोस्टिंग का भी हम लोग वेट कर रहे थे. यू गॉट द पोस्टिंग लेटर कि हाँ भाई फाइनली यू गॉट सेलेक्टेड. प्रिया, सबसे बढ़िया बात है जो आपके बारे में हमें समझ में आ रही है वो है आपका ओवरऑल एकेडमिक रिकॉर्ड और आपका जो प्रिपरेशन करने का जुनून था, जो तैयारी करने का जोश था, वो काबिले तारीफ था. मैं आप ही के मुंह से सुनना चाहूंगा कि आपके एकेडमिक्स ओवरऑल और जो स्क्रीनिंग का, सबसे पहले आप बताएं कि स्क्रीनिंग का जो प्रिपरेशन आपने एचपीएससी के लिए किया था वो कैसा रहा, क्या क्या चैलेंजेस है और किस तरह की प्रिपरेशन थी स्क्रीनिंग की. उसके बाद मैं आपकी सब्जेक्टिव की कॉपी दिखाऊंगा कि द वे यू राइट एंड द चैलेंजेस यू गॉट ड्यूरिंग द सब्जेक्टिव प्रिपरेशन. जी फिर सर सबसे पहले मैंने जो मेरी 10th की स्टडीज है वो मैंने एक विलेज स्कूल से कंप्लीट की है एंड इन 10th क्लास आई स्कोर 94.20% मार्क्स. आफ्टर दैट आई शिफ्टेड टू हिंदू विद्यापीठ सोनीपत स्कूल इन सोनीपत वेयर आई स्कोर्ड 85.40% मार्क्स इन माय 12th क्लास. एंड सर 12th क्लास में मैंने बायो और मैथ का कॉम्बिनेशन चूज किया था. वाओ. जी सर. एंड उसके बाद सर फिर मैंने ग्रेजुएशन किया सोनीपत से ही हिंदू गर्ल्स कॉलेज से जो कि एमडीयू से एफिलिएटेड है. एंड वहाँ पे सर मैंने मेरी 3 साल की ग्रेजुएशन कंप्लीट की जिसमें मैंने 81.48% मार्क्स स्कोर किए थे. और उसमें अभी सर मेरे सब्जेक्ट जो स्ट्रीम थी दैट वाज बॉटनी जियोलॉजी एंड केमिस्ट्री. और सर उसके बाद फिर मैंने एमएससी कुरुक्षेत्र कैंपस में एडमिशन लिया एमएससी जियोलॉजी में. और सर मैंने 2017 में मेरी एमएससी कंप्लीट की थी जियोलॉजी में विद 72.65% मार्क्स. सर आफ्टर दैट मैंने सर नेट जीआरएफ के लिए प्रिपरेशन किया सीएसआईआर के लिए. एंड सर मैंने फिर सीएसआईआर नेट जीआरएफ क्वालिफाई किया. जीआरएफ क्वालिफाई करने के बाद सर मैंने पीएचडी में एडमिशन लिया चौधरी चरण सिंह हरियाणा एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी हिसार में. जूलॉजी पीएचडी जूलॉजी मैंने कंप्लीट किया. और सर मैंने देन मेरी थीसिस डिपेंड की ऑन द टॉपिक avifaunal diversity assessment and fecal matter screening for bacterial components from selected locations of Haryana. और सर एचपीएससी के सफर के लिए अब मैं कुछ बोलना चाहूंगी कि मैंने बहुत वेट किया सर आफ्टर पीएचडी कुछ 1-2 साल की जल्दी से हम भी कहीं जॉब करना स्टार्ट करें एंड सर्विस में जाएं सर क्योंकि पीएचडी तक का सफर अपने आप में एक बहुत लंबा सफर हो जाता है एकेडमिक्स को अगर हम लेके चले. फाइनली सर जब पोस्ट एडवर्टाइज हुई तो उसी टाइम से सर मैंने स्क्रीनिंग की प्रिपरेशन स्टार्ट की थी. शुरू में हाँ थोड़ी ढीली ढाली थी बट जैसे ही डेट आई हमारी स्क्रीनिंग की तब से सर मैंने स्टार्ट किया. और स्क्रीनिंग की प्रिपरेशन में सर मैंने सबसे पहले 12th और 11th का एनसीईआरटी को कम्प्लीटली गो थ्रू किया. उसके जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स थे वो मैंने अपने क्लियर किए क्योंकि पीएचडी के ड्यूरिंग सर एक थोड़ा सा एकेडमिक से टच हट जाता है हम रिसर्च हम्म. में ज्यादा चले जाते हैं. तो सर मैंने 11th 12th से स्टार्ट करने का डिसीजन लिया. दिस वाज अ गुड अ, डिसीजन ऑब्वियसली. अ, मैं जी ज्यादातर सर बच्चों को उस बोलता हूँ टाइम कि पे 11 12 बेसिक्स तो अच्छे होने ही होने चाहिए. जी सर. तो उसके बाद फिर सर मैंने जो मेरी एमएससी की स्टैंडर्ड बुक्स थी उनसे कुछ कुछ सेलेक्टेड टॉपिक्स कवर किए क्योंकि सर कुछ टॉपिक्स ऐसे होते हैं जो हम भूल जाते हैं विद टाइम एंड कुछ टॉपिक्स ऐसे होते हैं जो हमारी कॉन्शियस मेमोरी में सबकॉन्शियस मेमोरी में रह जाते हैं चाहे हमें कितना भी टाइम हो गया उनको पढ़े हुए. तो इस तरीके से सर मैंने फर्स्टली मैंने सिलेबस को कंप्लीट किया यूनिट बाय यूनिट. देन मैंने सर 2 टाइम्स उसको रिवाइज किया पूरे सिलेबस को एंड देन मैंने लास्ट के जो 10 डेज थे हमारे स्क्रीनिंग एग्जाम से पहले के उनमें मैंने कम्प्लीटली एमसीक्यूज पे फोकस किया. वो अलग अलग प्लेटफॉर्म से अलग अलग जगह से मैंने उठाए. कुछ मैंने मॉक टेस्ट देने की कोशिश की जहां पे भी मुझे एमसीक्यूज मिले. एंड सर इस तरीके से मैंने मेरी स्क्रीनिंग की प्रिपरेशन की एचपीएससी के लिए. प्रिया, मैं आपकी कॉपी शेयर करना चाहूंगा. इस तरह के अच्छे अच्छे कमेंट्स में लिखता था. बहुत सुंदर कॉपी के लिए धन्यवाद. ऑब्वियसली द वे यू राइट मुझे बड़ा पसंद आता था. सही बात तो ये बड़ा स्ट्रक्चर्ड था ये पूरा का पूरा. और हर वो पॉइंट जो जो मुझे पसंद आता था वो मैं मार्क करता जाता था रेड से इस तरीके से. एंड दिस वाज अ ब्यूटीफुल कॉपी. आई थिंक इट वाज सेशन नंबर 13. दिस वाज आई थिंक सेशन नंबर 1. बड़ा ही शानदार तरीके से आप लिखते थे. और इट वाज कंसाइज, द मोस्ट इम्पोर्टेंट, जिसकी हम लोगों को सबसे ज्यादा जरूरत थी कि हम लोग सटीक यानी कि प्रिसाइज और कंसाइज ये दोनों लिखना सीखें. दिस वाज रियली ब्यूटीफुल जो आपकी ओवरऑल कॉपीज हैं.
मुझे लगता है कि वन ऑफ द बेस्ट, जो मैं यूजुअली लोगों को शेयर भी करता था, हमारे जो पब्लिक जो कॉमन प्लेटफॉर्म था उसके ऊपर हम लोग शेयर करते थे। सो प्रिया, ये जो कॉपीज हैं रियली बहुत सारे लोगों के लिए एक इंस्पिरेशन है कि भैया ठीक है, एमएससी हो गई, जेआरएफ हो गया, पीएचडी हो गई, लिखने की जो कला है, आई एम यूजिंग द वर्ड आर्ट, ये तो भाई प्रैक्टिस करने से ही आती है। और ये रियली शो कर रहा है कि आपने वाकई में बहुत सारी प्रैक्टिस की होगी, क्योंकि ये जितना मेरा एक्सपीरियंस है, एक बार में तो कोई लिख नहीं सकता। आप लिखने के बाद रीराइट करते होंगे, और मल्टीपल टाइम रीराइट करके आपने प्रिसाइज और कंसाइज इसको ओवरऑल किया है। सो इट्स रियली एडमायरेबल, जो मैं आपको आप सभी के साथ शेयर करना चाह रहा था। सो प्रिया, ये जो सब्जेक्टिव का प्रिपरेशन था, जो चैलेंज हम लोगों ने लिया था, वो किस तरीके से आपका सफर रहा, और क्या मैसेज आप हम यहाँ सारे बच्चों को देना चाहेंगे, स्पेशली जो यूपीपीएससी के बच्चे हैं जिनका अब नेक्स्ट एग्जाम आने वाला है, उन लोगों के साथ भी शायद यही होने वाला है, प्री फिर मेंस फिर इंटरव्यू, उनके लिए जी आप क्या मैसेज देना चाहोगे? जी सर। सर स्क्रीनिंग के बाद जैसे कि रिजल्ट आने में थोड़ा टाइम लग गया था, अप्रोक्स 20 to 25 डेज। वैसे तो मैंने ये सोचा था कि मैं स्क्रीनिंग का एग्जाम देते ही सब्जेक्टिव की प्रिपरेशन स्टार्ट कर दूंगी वेरी फर्स्ट डे से। बट सर वो रिजल्ट का स्ट्रेस हमें ऐसा कर देता है कि हम इमिडिएटली नहीं शुरू कर पाते हैं। तो ऐसे करते 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 सर रिजल्ट डे आ गया, स्क्रीनिंग का रिजल्ट आया, आई गॉट टू नो कि मैं सब्जेक्टिव के लिए सिलेक्ट हो गई हूँ। तो सर फिर वो हड़बड़ाहट हो गई कि अब तो 1 महीने में सब्जेक्टिव आने वाला है, अब क्या करें कैसे करें। तो मैंने 2 दिन इसी चीज में निकाल दिए, इसी स्ट्रेस में कि मैं कहाँ से कैसे शुरुआत करूँ। हालांकि सिलेबस पूरा पढ़ा था मैंने स्क्रीनिंग में, नो डाउट। बट जो एक रिटर्न का जो स्ट्रेस रहता है कि पता नहीं एग्जामिनर को हमारा आंसर पसंद आएगा नहीं आएगा, हम जो चाह रहे हैं वो वही लिख चेक करना चाह रहे हैं या नहीं चाह रहे हैं। तो सर इसी में मैंने 2-3 दिन का भी मैंने यूट्यूब पे सर्च किया, एचपीएससी सब्जेक्टिव प्रिपरेशन के लिए कैसे स्टार्टिंग करें क्या करें। तो सर ऐसे सर्च करते करते फिर मुझे आई गुरुजी प्लेटफॉर्म मिला यूट्यूब से। एंड देन सर मैंने आपको कांटेक्ट किया, आपने मुझे कुछ सैंपल्स भेजे नोट्स वगैरह के। तो फिर सर मैंने सब्जेक्टिव से आपके साथ प्रिपरेशन स्टार्ट किया। एंड सर रिटर्न का ये है कि मुझे हमेशा से ही राइटिंग कर करके ही मतलब चीज़ों को याद करने की आदत है। मुझे नहीं होता कि मैंने बुक से चाहे मैं उस चीज़ को 4 बार क्यों ना पढ़ लूँ, लेकिन जब तक मैं अपने हाथ से नहीं लिखती तो मुझे वो चीज़ नहीं मेरी मेमोरी दैट में वाज द जाती थिंग है। विच वाज पेइंग, जिसने आपको पे जी सर। किया, असल में सच तो बात तो सर ये है। मुझे ये आदत तो मतलब 11th क्लास से ही है, मैं हर चीज को नोट्स बना के पढ़ती हूँ हमेशा से, और एवरी टाइम आई रिपीट दैट। जैसे कि 11th 12th से फिर जब मैं बीएससी में गई तो मैं बीएससी में भी हर सेमेस्टर में अपने अलग से नोट्स बना के पढ़ती थी। सेम सर मैं एमएससी में करती थी, एमएससी के बाद पीएचडी में भी सर जैसे एचएयू में कोर्स वर्क थोड़ा सा लंबा होता है कंपैरेटिवली की ट्रेडिशनल यूनिवर्सिटीज के। क्योंकि सर यहाँ पे क्रेडिट सिस्टम चलता है, तो यहाँ पे मैंने जितना एमएससी में पढ़ा था वो ऑलमोस्ट पूरा का पूरा दोबारा से हमें पीएचडी में उसका एग्जाम देना होता है इंडिविजुअल, एंड देन एक कॉम्प्रिहेंसिव एग्जाम देना होता है। तो सर मैंने इतना मल्टीपल टाइम्स राइटिंग कर करके प्रैक्टिस किया था। तो मुझे इतनी आदत हो गई थी कंसाइज लिखने की कि मुझसे लंबा लंबा लिखा ही नहीं जाता था। इनफेक्ट मैं जब एग्जाम्स दे के आती थी तो सर मैं हमेशा आधा घंटा पहले एग्जाम दे के आ जाती थी। सबको लगता था ये पता नहीं क्या लिख के आती है, कितनी स्पीड है, लेकिन सर मैं बहुत छोटा लिखती हूँ हमेशा से ही, मुझे आदत ही नहीं है बड़ा बड़ा लिखने की। फिर सर और आपने जैसे यही सेशन, चीज एक्चुअली सारे खेल में चाहिए होती है। हाँ सर शायद इसी चीज ने थोड़ा सा मुझे अगर आप बहुत आज हेल्प से किया 25 साल एचपीएस पहले, 20 साल पहले पैदा हुए होते, तब भी आपको जेआरएफ करते वक्त बड़ा पे करता, क्योंकि जब पहले हुआ में। करता था सब्जेक्टिव एग्जाम हुआ करता था जी सीएसआर नेट में 2010 तक, और उस जी वक्त भी सर। यही चैलेंज आता था कि लोग एमएससी और बीएससी में तो लंबा लंबा लिखते हैं, और वहां पर जो जेआरएफ का एग्जाम था उसमें एक पेज दिया जाता था कि 1 क्वेश्चन 1 पेज, आपको उसी में जी खत्म सर। करना है। तो वो जी एक सर। बहुत बड़ा चैलेंज होता था कि इतनी बड़ी चीज को कम से कम शब्दों में और सटीकता के साथ और सारी चीज भी इंक्लूड हो जाए। तो कई लोग जी तो सर। माइक्रो राइटिंग करते थे, आई स्टिल रिमेम्बर कि लोग छोटा छोटा लिखते थे तो सामने वाला इरिटेट हो जाए। आप कम शब्दों में सटीक बात लिख सकते हो, कोई जरूरी नहीं है हर जी चीज को सर। आप वैसे ही लिखो जैसे चाहा गया है। आप फ्लो चार्ट बना दीजिए, जैसा कि आप बनाते भी हो। आप काम की बात को बिना सेंटेंस डायग्राम्स बनाए भी यूज लिख करें। सकते हो, ऐसा भी हो सकता है, साइंस में तो पॉसिबल है। हम क्योंकि भाषा के विद्यार्थी नहीं है, वी आर नॉट द लाइक स्टूडेंट्स ऑफ द लैंग्वेजेस, लैंग्वेज में तो आपको हर चीज को लिखना पड़ेगा। जी सर हम स्पेशली। सिंबलाइज कर सकते हैं हाँ चीजों जी, को, तो वो साइंस में आपकी तो ये कॉपी में तो साफ बेनिफिट है साफ नजर हमारे लिए आता कि था। कोई ग्रामर चेक ही नहीं करता है, हमारे यस। पॉइंट्स ही चेक करते हैं। तो सर सब्जेक्टिव में मेरे लिए जो सबसे ज्यादा चैलेंजिंग बात
थी। जैसे पहले पीजीटी का जब हमने पैटर्न पता था जब तक, तो उसमें ये था कि 18 क्वेश्चंस आएंगे और उसमें से हमें 15 अटेम्प्ट करने हैं। सो देयर वाज अ चॉइस कि हम 3 क्वेश्चंस छोड़ सकते हैं अगर नहीं आते, तो उस केस में हम 1 या 2 यूनिट को स्किप भी कर सकते हैं। बट सर देन एचपीएससी का नोटिफिकेशन आया, समवेयर फ्रॉम समवेयर आई गॉट टू नो कि 18 के 18 क्वेश्चंस, सॉरी 15 के 15 क्वेश्चंस कंपलसरी हैं, 15 ही आएंगे एंड 15 ही करने हैं। तो वो अगेन एक स्ट्रेसफुल था कि यार हो सकता है कोई मतलब यूनिट का कोई क्वेश्चन ना होता हो, हम इतना सारा सिलेबस कैसे कंप्लीट कर सकते हैं। यस। देन सर फिर मैंने सब्जेक्टिव के लिए मैंने कोई बुक नहीं उठाई, मैं सिर्फ और सिर्फ जो आप हमें सेशंस देते थे, एक्चुअली सर वही कंप्लीट नहीं हो पाते थे पूरे दिन में। एक्चुअली हमने कोशिश की थी कि जो सारा का सारा सिलेबस है उससे रिलेटेड सारे ही क्वेश्चन बना दिए जाए, सबके आंसर भी मैं आपको दे दूं। उतना भी पढ़ लोगे तो हो जाएगा। जी और आई जी थिंक सर। काफी ज्यादा इसने हाँ मिरेकल जैसा जी। किया, क्योंकि बॉटनी में तो हाँ लगभग सारे ही क्वेश्चन हमारे इसमें से आए थे। जी सर। जूलॉजी में मोर देन 50% अपने क्वेश्चन में से आए थे, हम्म। क्वेश्चन पेपर। बट वो मैं कोई जी सर। प्रडिक्शंस के बेसिस पे नहीं करता था। एक एक फ्रीक्वेंसी जो होती है कि हम्म। व्हाट इज द पैटर्न ऑफ आस्किंग क्वेश्चन, द यूपीएससी जूलॉजी जो होता है, या हम्म। इंडियन फॉरेस्ट सर्विस के जो एग्जाम्स होते हैं, हम लोग उससे एक्चुअली रेफर करते थे और इसी के थ्रू हम लोगों ने काम करने की कोशिश की। तो ये जी चीजें वर्क करती है एक्चुअली, कि क्या पैटर्न होता है क्वेश्चन पूछने का, और वही सब कुछ आप लोगों को हमने दिया था। कोई जी कुछ सर। क्रिएट नहीं किया हुआ था असल। हाँ, उसके आंसर्स को जरूर हम लोग थोड़ा सा एनालाइज करते थे कि आंसर में कितना लिखा जाना है, कैसे लिखा जाना है, वो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज होती थी। वो जी सर स्ट्रक्चर सही। जो था और ऑर्गेनाइजेशन जो था वो तो आपकी कॉपीज में ऑब्वियसली नजर आता था। पर यहाँ जो मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ वो ये कि यूपीपीएससी की अगर बच्चे प्रिपरेशन कर रहे हैं, जैसा कि अभी नोटिफिकेशन आया है, तो उनको आप क्या जी कहना चाहोगे? उनको कैसे करना तो मैं चाहिए? उनको यही कहना चाहूंगी कि स्क्रीनिंग के लिए आप बेसिक फैक्ट्स याद कर लीजिए, उन पे जाइए। लाइक सेम जैसा मेरा एक्सपीरियंस है सर, आपको सबसे पहले 11th 12th में चाहे आप 2 दिन में गो थ्रू कर लीजिए एनसीईआरटी, बट गो फॉर एनसीईआरटी डेफिनेटली। उसको स्किप नहीं कर सकते आप अगर आप बेसिक चीजों मतलब एमसीक्यूज एक ऐसी चीज है सर जो कहीं से, जैसे कि जूलॉजी का अगर हम एग्जाम देखें तो एक लाइसोसोम्स बेस्ड क्वेश्चन था सर, वो एज इट इज एनसीईआरटी की लाइन से उठा के क्वेश्चन दिया हुआ था उन्होंने लाइसोसोम्स पे। सो एनसीईआरटी से जरूर स्टार्ट करना चाहिए। आफ्टर दैट आप यूनिट वाइज जैसे जैसे आपका सिलेबस है वैसे वैसे चलते जाइए, एंड लास्ट 7 to 8 डेज आप एमसीक्यूज की प्रैक्टिस को दीजिए फुल ऑन। देन अगर हम सब्जेक्टिव का कंसर्न लेके चलें तो सब्जेक्टिव में आपको राइटिंग की बहुत ज्यादा, राइटिंग प्रैक्टिस इज मस्ट। आप चाहे कुछ याद करें चाहे ना करें, लेकिन दिन की आप 20 to 25 क्वेश्चन फ्रेम कर लें कि मुझे आज इनकी राइटिंग करनी ही करनी है। और टाइम बाउंड कीजिए। जैसे सर मैंने जब स्टार्ट किया था सब्जेक्टिव का रिटर्न आपके साथ प्रैक्टिस करना, तो जो स्टार्टिंग के 2 3 सेशन थे, उनको एक सेशन को लिखने में मेरा पूरा दिन चला जाता था। आई स्टिल रिमेम्बर। क्योंकि जी सर, और वो मेरी बहुत बड़ी बड़ी कॉपीज भी होती थी। तो सर फिर आपने मुझे 2 3 कमेंट्स करके दिए कि इतना टाइम, ऑब्वियसली बात थी सर वो कि एग्जाम में हमारे पास इतना टाइम नहीं होगा, सोचने का तो टाइम होगा ही नहीं वहां पे। सो अपने दिमाग में फ्लो बना के चलो कि अगर इस टॉपिक पे हमें लिखना है तो ये पॉइंट्स लिखने हैं, और वो फ्लो फ्लुएंटली लिखने पड़ेंगे। वहां पे आपको सोचने के लिए 1 सेकंड भी नहीं मिलने वाले, इनफैक्ट क्वेश्चन का आंसर फ्रेम करने के लिए ही नहीं सोचने का टाइम मिलने वाला। सो रिटर्न के लिए सिर्फ एक ही सजेशन है कि राइटिंग प्रैक्टिस डेली, एवरी डे 25 to 30 क्वेश्चन अपना फ्रेम करके चलो। आप जब क्वेश्चंस लिखोगे आपको कंटेंट वहीं से याद हो जाएगा, और 25 to 30 क्वेश्चन एक यूनिट के लिए आई थिंक सफिशियंट है पूरा उसको कवर, उसका हर टॉपिक कवर अप करने के लिए। तो सर राइटिंग के लिए मेरा यही सजेशन है। एंड सर बस सर यही सजेशन है मेरा रिटर्न के लिए, तो क्योंकि लाइक मैंने तो यू इसी आर थ्योरी आल्सो पे काम किया था विद सर अस, रिटर्न हमारे के लिए। साथ आपने इंटरव्यू के दौरान भी काम किया था, इन हम लोगों ने खूब सारे इंटरव्यूज आपके, आप सभी के इवन सेशंस ऑर्गेनाइज किए थे। इंटरव्यू की प्रिपरेशन में भी आपके ठीक ठाक नंबर है, 6.5 नंबर जी एचपीएससी सर। के हिसाब से ठीक नंबर है काफी। सो क्या क्या आपको चैलेंजेस आए इंटरव्यू की प्रिपरेशन के दौरान, और हाउ एग्जैक्टली यू ओवरकम फ्रॉम ऑल दीज चैलेंजेस? तो इंटरव्यू की प्रिपरेशन में मतलब ये और आपका मेरा इंटरव्यू थोड़ा कैसा सा। था वो भी बताइए, क्योंकि ये भी अब बहुत जरूरत है, जी हमें सर। आरपीएससी का इंटरव्यू होने वाला है बहुत जल्द। इंटरव्यू सर मेरा बहुत मतलब मेरे अकॉर्डिंग मैं सेटिस्फाइड थी अपने इंटरव्यू से। उन्होंने मुझसे कुछ 20 to 25 के रेंज में क्वेश्चंस पूछे थे, क्योंकि सारे क्वेश्चंस वन लाइनर्स थे। मतलब उन्होंने क्वेश्चन पूछा, आई हैव टू गिव आंसर। सोचने का
तो सर फिर वो प्रिपरेशन ही के नहीं था, दौरान के पहले आता है बताएं, तो नहीं प्रिपरेशन का आता है। हिसाब किताब कैसा रहा था आप लोगों का? जी सर, प्रिपरेशन का सर मेरे लिए सबसे बड़ा चैलेंज ये था कि मुझे ये हो रहा था कि इतना सब कुछ है, चीजें हैं। वो तो ऐसा तो है नहीं कि इंटरव्यू में सिर्फ सब्जेक्ट से ही पूछेंगे आपका, मतलब कि एक कन्फाइंड सिलेबस से तो नहीं पूछेंगे, और इतना वास्ट चीजें हम याद नहीं रख सकते। तो कैसे याद करूं? और सर उस टाइम पे मुझे ऑनेस्टली बताऊं, मुझे कुछ याद भी नहीं हो रहा था। तो मैंने कुछ सेशंस कुछ हाउ बच्चों के वाज द मॉक, चिड़िया उड़? चिड़िया वुड वाज फैंटास्टिक सर। हाउएवर मैं ज्यादा सेशंस अटेम्प्ट नहीं कर पाई थी लाइव, बट जो भी रिकॉर्डिंग्स मुझे आपने प्रोवाइड की थी वो मैंने सब देखी थी। तो क्वेश्चंस बड़े फैंटास्टिक होते थे सर चिड़िया उड़ के, एंड वहां पे सर मैं कर लेती थी, वहां पे मुझे आंसर्स क्लिक हो जाते थे। लेकिन जैसे मैंने मॉक इंटरव्यू दिए सर, उस टाइम पे ऐसे लगता था आई एम ब्लैंक, कि मुझसे अभी कोई ये पूछे ना कि व्हाट इज लिविंग, तो शायद मैं उसकी भी डेफिनेशन ना बता पाऊँ। तो ये स्ट्रेस बहुत था सर मेरे मन में। फिर सर वही सर, हर बार जैसे आपने बताया कि इंटरव्यू इज अ पर्सनालिटी टेस्ट, नॉट योर सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट। तो सर वहीं से कॉन्फिडेंस आया कि कोई बात नहीं, आंसर आएगा तो बेधड़क देंगे, नहीं आएगा तो हम पोलाइटली सॉरी बोल देंगे कि नहीं याद आ रहा हमें अभी। और सर इंटरव्यू वॉज ऑल अबाउट द कॉन्फिडेंस, और शायद वो लोग भी वहां पे यही जज करते हैं कि आपके अंदर कितना कॉन्फिडेंस है, क्या आप बोल पाओगे 50 लोगों के सामने खड़े होके, क्लास के सामने खड़े होके, और कैसे आप सिचुएशंस को हैंडल करेंगे। सो सर मेरा, मुझे लगता है कि इंटरव्यू में मैंने सिर्फ और सिर्फ कॉन्फिडेंस बिल्डअप करने पे ध्यान दिया था मैंने। मुझे नहीं लगता कि सब्जेक्ट को रटने में कोई ध्यान दिया था उस चीज पे। बस मुझे ये था कि मैं वहां पे बैठ के ऐसे ब्लैंक ना हो जाऊं, उनको ये ना लगे कि ये बहुत नर्वस हो रही है। तो सर ये वो इस आप चीज नहीं को होने बहुत वाले, हेल्प किया। वो आप कभी नहीं होगे। दैट्स योर पर्सनालिटी। एज फार एज आई नो, जितनी बार मैंने आप लोगों से बात की है, आई कैन जज, वो आप नहीं होने वाले। थोड़ा सा आप ये टिप्स दीजिए, ये नर्वस नहीं होने की जो टेंडेंसी है आपके अंदर, उसके वैसी टेंडेंसी और बच्चों में भी है, उसके लिए आप क्या कहोगे? आप इतने खुश सर कैसे रहते? सबसे पहले मुझे लगता है कि अगर आपके फेस पे स्माइल है तो शायद यस। आपको ये है कि, मतलब नर्वसनेस अंदर से होगी तो भी वो नहीं दिखेगी आपके फेस पे। और अगर आप ऐसे मुंह बना के बैठेंगे तो वो, अगर आप नर्वस नहीं भी होंगे तो भी वो लगेगा कि सामने वाला नर्वस है। तो सबसे पहले यू शुड हैव अ, मतलब स्माइल, कांस्टेंट स्माइल ऑन योर फेस। और सर मुझे तो जैसे, मेरा तो ये इनबिल्ट है कि मैं सामने वाले को देखती हूँ तो मेरे फेस पे ऑटोमेटिकली स्माइल आ जाती है। जैसे सर मैं इंटरव्यू पैनल में भी गई तो वहां पे 4 लोग बैठे हुए थे, और सर मैंने तो ऐसा किया था कि उनमें से जो एक लेडी मैम थे, वो सर कॉन्टिन्यूअसली स्माइल किए जा रहे थे, तो मैंने तो मैक्सिमम टाइम उन्हीं को देखा। बाकी लोग जब क्वेश्चंस पूछ रहे थे तो मैं उनको देख लेती थी, आंसर कर देती थी। अगेन मेरी आईज उन्हीं पे चली जाती थी क्योंकि वो कॉन्टिन्यूअसली स्माइल कर रहे थे सर, और मुझे ऑटोमेटिकली स्माइल आ जा रही थी फिर वहां पे उनको देख के। और सर कॉन्फिडेंस के लिए, नर्वसनेस के लाइक लिए अट्रैक्ट सर, लाइक, इसके लिए यस रूल होता है, सर। लाइक अट्रैक्ट लाइक। जो जी। जैसा है उसी को ले अपनी तरफ आकर्षित करता है। केमिस्ट्री में लाइक डिजोल्व लाइक, पर्सनालिटी में होता है लाइक अट्रैक्ट लाइक। एक जैसा व्यक्ति एक दूसरे को आकर्षित करता है, ये वाला फार्मूला है एक्चुअली। जी सर, जैसे और सर शराबी मुझे शराबी को लगता ढूंढ है। लेता है, सिगरेट पीने वाला सिगरेट पीने वाला को ढूंढ लेता है, गुटखा खाने वाला गुटखा खाने वाला को ढूंढ लेता है, एक शैतान जी बच्चा दूसरे शैतान बच्चे को ढूंढ लेता है, ऐसे एक मुस्कुराहट दूसरी मुस्कुराहट को ढूंढ लेती है। सच तो ये है। जी तो सर। प्रिया, इट वाज वेरी नाइस टू टॉक टू यू। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। लाइक बहुत सारे लोगों की आप इंस्पिरेशन बनने वाले हो, जो जो लोग ये वीडियो को सुन रहे हैं। और